Hello students, so we are done with dual nature of matter and radiation, and the next unit we are going to study today is atom and nuclei. So we start with atoms chapter and then we'll go to nuclei. आपने इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट ईयर 11th क्लास में केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, तो हम उसको रिवाइज करेंगे। साथ साथ ही जो नया एडिशन है फिजिक्स सिलेबस में 12th क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर? सो एटम्स में सबसे पहले एटम का मॉडल दिया थॉमसन ने, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो आपका सिलेबस में आपने पढ़ना है। आप सबने पढ़ रखा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे उसमें, कि जैसे एक वाटरमेलन है तो वाटरमेलन में जो सीड्स हैं उसके, ये जो येलो कलर में मैंने आपको यहाँ डिपिक्ट किया हुआ, ये जो सीड्स हैं उसके, दैट इज दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स एंड द रेड पोर्शन, the remaining red portion is positively charged. So yellow portion is electrons, जैसे कि एक वाटरमेलन में सीड्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी का जो भी उसमें मटेरियल है दैट इज पॉजिटिव चार्ज मैटर। थॉमसन ने ये दिया था एटम का मॉडल, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस थी थॉमसन मॉडल की। क्या लिमिटेशंस थी? फर्स्ट लिमिटेशन थी दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम। बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हाइड्रोजन एटम या अदर एटम में बात करेंगे वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे उसको। और सेकंड, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन अ लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अगर इस एटम पे यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो उसको, उसकी जो वो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, यहाँ से आता हुआ यूं स्कैटर हो जाता है। उस स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर? उस स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है और उसकी लिमिटेशंस। क्लियर? ये आपने जरूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसके बाद हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, जो कि रुदरफोर्ड ने दिया था। उसमें क्या था कि एक लेड बॉक्स में कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल रख देते हैं, रेडॉन या बिस्मथ 214। वहां हमने थिन गोल्ड फॉयल लगाया, गोल्ड का फॉयल लगाया और उसके सामने एक स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। तो उस जब रेडियो एक्टिव मटेरियल से, ये लेड के बीच में रखते हैं, इसका भी कुछ रीजन होता है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस को। इसके बीच में से जब अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशन निकला, जब इसके बीच में से अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन निकला तो गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करके स्कैटर हो गया। दोबारा निकला, कुछ पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ वापस बाउंस बैक हो गए, कुछ यहाँ से टकराए और वापस चले गए। ठीक है? तो इसको रुदरफोर्ड ने कैसे एक्सप्लेन किया, इसके बेसिस पे एटम को कैसे एक्सप्लेन किया कि जैसे ये थिन फॉइल्ड में बहुत सारे एटम हैं, तो सपोज एक गोल्ड का हमने एटम लिया। अब एटम के बीच में उसने बोला गोल्ड के एटम के बीच में ऑलमोस्ट सारा स्पेस एम्प्टी है और एक छोटे से स्पेस में पॉजिटिव चार्ज कुछ है, उसको बाद में उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है? तो ये गोल्ड का एटम है। इस पे अगर यहाँ पर इस एटम के बाहर अगर कोई अल्फा पार्टिकल जाए तो वो सीधा निकल जाता है, उस पर कुछ असर नहीं पड़ता इस पॉजिटिव चार्ज का। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव से दूर हो अगर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पॉजिटिव के थोड़ा पास आए तो वो स्कैटर हो जाता है, थोड़ा पास आए तो ये क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, और पास आए तो और ज्यादा एंगल से स्कैटर हो जाता है। ठीक है ना? और थोड़ा पॉजिटिव के पास आएगा तो और ज्यादा एंगल से स्कैटरिंग होगी। क्लियर? बिल्कुल उसके सेंटर में स्ट्राइक करेगा तो वहां से बाउंस बैक हो जाएगा, सेंटर में स्ट्राइक करेगा तो वहां से बाउंस बैक हो जाएगा। ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन का केस। ठीक है? जैसे जैसे वो पॉजिटिव से दूर जाता रहता है उसकी स्कैटरिंग क्या होती रहती है, कम होती रहती है। क्लियर? ये पढ़ा। तो इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन दी कि जो एटम के बीच में ये सारा स्पेस है ये एम्प्टी है और कुछ छोटा सा स्पेस है बीच में जो कि पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पता लगा पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल इससे रिपेल हो रहा था। पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल से क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा था। तो उन्होंने इसके बेसिस पे ग्राफ बनाया, स्कैटर्ड एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की। तो उस ग्राफ, अब इस ग्राफ से क्या पता चलेगा कि ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, तो ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं उनका स्कैटरिंग एंगल क्या है, बहुत कम है, सीधे ही निकल जाएंगे। जिनका स्कैटरिंग एंगल कम है वो पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। जैसे 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 एंगल बढ़ा, स्कैटरिंग एंगल जितना ज्यादा हुआ, मतलब ये जो स्कैटरिंग एंगल ज्यादा कब है, जब ये पॉजिटिव के बहुत पास है, इधर बाउंस, इधर चला गया, इधर बाउंस बैक हो गया। तो जितना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। उसका मतलब क्या हुआ कि
देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद ग्रेटर स्कैटरिंग एंगल, बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका स्कैटरिंग एंगल क्या है, बहुत ज्यादा। तो उससे पता चला कि मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है, और कुछ थोड़े से पार्टिकल ही इस पॉजिटिव में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। मतलब इस पॉजिटिव से यहाँ रिपल्शन होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है, तो यहाँ आएगा पास पास, बिल्कुल डिस्टेंस, बिल्कुल पास तो नहीं जा सकता, थोड़े से पहले ही क्या हो जाएगा, रिपेल होके वापिस चला जाएगा। क्लियर। तो ये था रुदरफोर्ड का गोल्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अपनी रिजल्ट दिए। क्या रिजल्ट दिए? फर्स्ट रिजल्ट दिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस मस्ट बी एम्प्टी। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। और उसने क्या बताया, टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इट इज सजेस्टेड दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन। वही जो मैं बता रहा था कि ज्यादातर एटम का स्पेस एम्प्टी और बहुत छोटे से रीजन में ही सारा मास और चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। उस छोटे से रीजन को उसने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो स्मॉल है एटम के साइज में। एटम का अगर साइज है 10⁻⁻10 मीटर, तो उसका है 10⁻⁻15 मीटर। ओके। और क्या बताया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने अभी ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पर हैं, कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपने पढ़ा होगा। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। आप इसी का साथ साथ जो मैं ये लेक्चर, जो ये वीडियो बन रही है, इसका साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। आप किसी भी बुक से इसकी डायरेक्ट थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद रुदरफोर्ड मॉडल के बाद अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ना है हमें। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि सपोज मेरे पास एटम है और उसके बीच में क्या है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है। क्लियर। अब यहां से कोई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा। ठीक है। तो कम से कम वो कितने पॉइंट पे आ सकता है, कम से कम वो कहां, कितने डिस्टेंस दूर से वो रिपेल होगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। अब देखो ये आ रहा है पार्टिकल यहाँ, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे वो पास आएगा रिपल्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है। और एक पॉइंट पे आके क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगा और ये वापिस चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। सो कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल of mass m moving with velocity v towards the nucleus and it approaches the positive nucleus. It experiences a Coulombic repulsion and its kinetic energy gets progressively reduced. धीरे धीरे उसकी kinetic energy reduce होती रहेगी and at same point it stops and retraces its path. अपने path पे वापस चला जाएगा. So the distance r naught, actually this is r naught, subscript में है. The distance r naught is called distance of closest approach and at a distance kinetic energy gets converted into इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है और पॉइंट पे क्या होगा, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगी। पॉजिटिव रिपेल करेंगे। क्लियर। तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, +2e। ठीक है ना, हीलियम न्यूक्लियस +2e चार्ज होता है, मतलब +2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है हमें नहीं पता, कौन से एटम का न्यूक्लियस है, इसलिए एटम का एटॉमिक नंबर लिख दिया Z, तो Z × E। ठीक है। कोई भी न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, जनरल कंडीशन ले रहे हैं। इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। क्लियर। अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हमने पढ़ा था, K(Q1Q2/R) पढ़ा था हमने फर्स्ट यूनिट में, K(Q1Q2/R). Q1 is charge of alpha particle 2e, Q2 is charge on nucleus Ze divided by R. And what is this R? This R is R naught, this distance of closest approach. जिस डिस्टेंस उतना जहां से वो जस्ट अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है उतना न्यूक्लियस से डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इस पॉइंट पे क्या होगा, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करेंगे तो वहां से R नोट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। इक्वल करेंगे तो क्या होगा, वहां से R नोट की वैल्यू निकल आएगी। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है कि वो डिस्टेंस जहां पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज आर नोट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थिंग इज अनदर डेफिनेशन, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है इसे समझते हैं। सेम वही एटम है, कोई एटम है जिसका कुछ न्यूक्लियस है, जब अल्फा पार्टिकल पास से गुजरा तो यहां से गुजरा तो ये स्कैटर हो गया किसी एंगल से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, क्लियर। और अब जब उसके बिल्कुल सेंटर से आया तो सेंटर से लाइन पे रिट्रेस बैक हो जाता है, ठीक है। तो उसके सेंटर से जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जहां से अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे होंगे, उस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। सेंट्रल लाइन से जितना अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं, ये बी जो मैं लिख रहा हूं एरो है, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। सेंट्रल लाइन से इस अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस। अब आप खुद देखो, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, मतलब जितना अल्फा पार्टिकल पास होगा उतना ज्यादा स्कैटर होगा, रिट्रेस बैक हो जाएगा, ठीक है ना। जितना बी अगर 0 है मतलब सेंटर से बिल्कुल सेंटर पे आएगा न्यूक्लियस को, और ऐसे कैसे वापिस चला जाएगा, क्लियर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, डिस्टेंस सेंटर का लाइन से इस अल्फा पार्टिकल का, क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल from the center of nucleus when it is far away from the atom. The shape of trajectory of alpha particle depends upon the impact parameter. जैसे मैंने बताया कि जितना जितना इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता रहेगा उसका स्ट्रेट लाइन होता जाएगा ना शेप, उतना स्कैटर कम होगा, और जितना कम होता जाएगा इस न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उतना ही ज्यादा उसका शेप चेंज होगा ट्रजेक्टरी का। और बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, जब बी की वैल्यू 0 है, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, तो बिल्कुल रिट्रेस बैक हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय बी एंड गिवन एज इम्पैक्ट पैरामीटर, कि बेसिकली आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका ये फॉर्मूला, क्लियर। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी नोटिस दैट फॉर अ लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज वीक। ऑब्वियसली जितना बी बड़ा होगा उतना मतलब दूर होगा। सपोज बी यहाँ पर है, ये जो रेड कलर का पॉइंटर दिख रहा है बी यहाँ है, जितना दूर होगा उतना क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स कम होगी। रिपल्शन किससे होना है, इस न्यूक्लियस से, उतने न्यूक्लियस से रिपल्शन कम होगी, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना ज्यादा एंगल से स्कैटर होगा, और हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 यहां से आएगा और डायरेक्ट यहां से रिट्रेस बैक हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, 0, क्लियर। जब यहाँ cot θ/2 है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 180 डिग्री डाल देंगे तो बी क्या आ जाएगा, 0, cot 90 इज 0, क्लियर। सो अल्फा पार्टिकल उस पे रिट्रेस बैक हो जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन से भी हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्लियरली समझ लिया। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्लियर। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल है तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन होंगी। क्या लिमिटेशन थी, फर्स्ट लिमिटेशन थी अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट ईएम एनर्जी। रदरफोर्ड मॉडल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन, उसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ईएम रेडिएशन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करे, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करे, और लूज करके वो फाइनली न्यूक्लियस में फॉल कर जाए, ठीक है। एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड्स देयर एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी वुड चेंज, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड विल आल्सो चेंज एंड दिस वुड एमिट अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बेसिकली उसने बोला कि अगर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, उसने बोला न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं की, उसने बोला न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जितना पॉजिटिव न्यूक्लियस है उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने बोला जब इलेक्ट्रॉन, उसकी लिमिटेशन क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो मतलब एक्सिलरेट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन में एक्सिलरेट कर रहे हैं, तो वो ईएम रेडिएशन जनरेट करेंगे, रेडिएशन जनरेट करेंगे तो उसमें से रेडिएशन निकलेगी, सो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जैसे कि ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो धीरे धीरे रिवॉल्व करके ये फॉल डाउन करेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे रिवॉल्व करके क्या करेगा, फॉल डाउन करेगा, ठीक। इस न्यूक्लियस में धीरे धीरे रिवॉल्व करके फॉल डाउन कर जाएगा क्योंकि वो रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, क्लियर। तो ये थी लिमिटेशन रदरफोर्ड मॉडल की। इसको बोहर मॉडल ने कैसे सेटिस्फाई किया वो पढ़ते हैं। तो हमने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा। रदरफोर्ड मॉडल ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, इसके बारे एम्प्टी स्पेस होती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट क्या लिमिटेशन थी, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो धीरे धीरे वो ईएम रेडिएशन
एमिट करेगा और वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। क्लियर? न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा मतलब एटम की स्टेबिलिटी का कंसर्न है, एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसको हम प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। बोहर ने क्या बोला कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज एक ऑर्बिट है यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यूं ही थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। क्लियर? तो बोहर ने कहा कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे बट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिसमें कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट नहीं करते। ठीक है ना, जिसमें वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ईएम रेडिएशन नहीं रेडिएट करता। तो उसने बोहर ने अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन दी। बोहर ने क्या बोला कि ये जो जिस सर्कल में मूव कर रहे हैं, जो उसका सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, वेयर n इज some discrete number 1 2 3 4 1 2, n1 is first orbit, n2 is second orbit, n3 is third orbit। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। आपने कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिर ऐसे भी पढ़ा होगा SPDF में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसमें वो EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बोहर ने अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन दी विच स्टेट्स दैट 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी मैटर मूव करता है तो उसका एक वेव पार्टिकल डुअलिटी होती है, वो उसका वेव की तरह एक्ट करता है जिसका वेवलेंथ होता है h/mv। यही पढ़ा था हमने, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्डा की यहां से अगर मैं वैल्यू डालूं, इस लैम्डा की वैल्यू डालूं तो क्या आएगा, 2 पाई r बाय n को इधर ले जाऊंगा तो 2 पाई r कितना होगा, या इस लैम्डा की वैल्यू इस बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन में डालूं तो 2 पाई r क्या होगा, nh/my। क्लियर? यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, mvr nh/2 पाई हो जाएगा। व्हाट इज mvr? क्लास 11 में मैंने आपको बताया व्हाट इज mvr। mvr इज एंगुलर मोमेंटम, mvr इज एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L। तो बोहर्स ने बोला अपने एटॉमिक मॉडल में, बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम है nh/2 पाई, जहां पर n क्या है 1 2 3 4, n1 क्या है फर्स्ट ऑर्बिट, n2 क्या है सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, n3 क्या है थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछते हैं। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन तो ये है 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, और यहां से निकला कि उन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम कितना है, nh/2 पाई, मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। क्लियर? सो बोहर एटॉमिक मॉडल में आगे पढ़ते हैं हम। और तो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्वांटाइजेशन कंडीशन में बताया कि उन ऑर्बिट्स में मूव करेगा जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो बोहर ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिसमें पहला पोस्टुलेट क्या था बोहर थ्योरी का, वो न्यूक्लियर कंसेप्ट पे बेस्ड था। पहला पोस्टुलेट क्या है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोल्ड कोर न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। तो एक एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, छोटा सा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव कोर है, जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट दिया क्वांटम कंडीशन। क्या क्वांटम कंडीशन दिया कि सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन केवल परमिटेड है उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का, मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी nh/2 पाई, जहां n क्या है 1 2 3 4 डिस्क्रीट नंबर है। क्लियर? ये भी हमने समझ लिया कि उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जहां एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, जो कि रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। उसका जो थर्ड पोस्टुलेट था दैट इज स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब while revolving in permissible orbits an electron do not radiate energy and these non-radiating orbits are stationary orbit। तो जिन ऑर्बिट में मूव करते हुए वो रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा, उन ऑर्बिट को क्या बोला उसने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला। तो इलेक्ट्रॉन अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही मूव कर सकता है। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या था उसका, फ्रीक्वेंसी कंडीशन था। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या था देखते हैं। फ्रीक्वेंसी कंडीशन में उसने बोला कि एन एटम कैन एमिट और रेडिएट
emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons. एटम किसी भी एनर्जी को एमिट कर सकता है या अब्सॉर्ब कर सकता है फोटोन्स की फॉर्म में, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट हैं n1 और n2, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया या एक और लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप किया या हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप किया, तो उस केस में फोटोन एमिट होगा या एब्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज मेरे पास दो एनर्जी लेवल हैं, दो ऑर्बिट हैं, n1 n2 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी है E1 और E2, ठीक है, दो एनर्जी लेवल्स हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट से मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गया तो उसमें क्या होगा, फोटोन रिलीज होगा। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गया मतलब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो क्या करेगा, एक फोटोन जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। और लोअर से हायर में गया तो एक फोटोन को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है ना। हायर से लोअर में गया तो एक फोटोन को रिलीज करेगा, वही लोअर से हायर में गया तो एक फोटोन को एब्सॉर्ब करके ही जाएगा। तो ये चार पोस्टुलेट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट बोहर के, जो बोहर ने ये चार पोस्टुलेट्स दिए। मे भी आपने ये सब कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो क्लास 11 में, एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद बोहर ने अपना हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल चीज है। बोहर ने हाइड्रोजन एटम का क्या मॉडल दिया कि हाइड्रोजन एटम क्या है। बेसिकली हाइड्रोजन एटम में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 की मैं वैल्यू डाल सकता हूं तो कितना आएगा, ZE स्क्वायर बाय R। क्लियर। ये अब देखो आप इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वही 11th का कंसेप्ट, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, दोनों को इक्वल कर देंगे, mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के ZE स्क्वायर बाय आर। 1 सेकेंड, यहाँ पर mv स्क्वायर बाय आर आएगा, लेट मी करेक्ट इट। सो दिस इज mv स्क्वायर बाय आर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो जो दो फोर्सेज हैं सेंट्रीपिटल फोर्स उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रख देंगे। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू BQV किया था, मैग्नेटिक फील्ड वाला इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां से मैं R की वैल्यू निकालूंगा, R, ये इनसे कैंसिल करके R की वैल्यू निकालूंगा। R क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट। सपोज दिस इज द एटम विद न्यूक्लियस और इसमें R क्या है, रेडियस, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हर पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, दैट इज टेंजेंट टू दिस कर्व। इस इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी भी होगी, दैट इज टेंजेंट टू दिस कर्व। क्लियर। तो ये हमने दोनों फोर्स को इक्वल करके यहां से R की वैल्यू निकाली। क्लियर। अब हमें बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन पता है, mvr nh by 2 पाई है, ठीक है। तो यहां से मैंने वेलोसिटी निकाल लूं, mvr nh by 2 पाई वेलोसिटी, और मैंने अभी R निकाला, ठीक है, मतलब पहले R निकाला तो यहां से या तो V की वैल्यू निकाल लूं या R की वैल्यू निकाल लूं। एक R मैंने पहले भी निकाला था जो कि मैंने इक्वेशन 1 बताया था, ये इक्वेशन 1 बताया था पहले, ठीक है। एक R इस कंडीशन से निकाल लिया। दोनों R को जब मैं इक्वल करूंगा तो यहां से मेरी वेलोसिटी आ गई, उस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू Z by n, where Z is the atomic number, n is the, what is n? n is the orbit, n 1 2 3 4 कौन सी ऑर्बिट में, बोहर की कौन सी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2। अब जो ये V की वैल्यू आई वेलोसिटी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में यहाँ V की वैल्यू में पुट कर देंगे, यहाँ V R इक्वल टू V। तो यहाँ से मेरे पास रेडियस आ गया और रेडियस आया, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय Z। वैसे तो हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी बोहर ने पोस्टुलेट दिया, इसलिए यहाँ Z लिखे जा रहा हूँ। हाइड्रोजन केस में ये Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, n स्क्वायर बाय Z, और V क्या होगा, Z बाय n। तो ये रेडियस और ये वेलोसिटी की वैल्यू आई, जो किससे आई, मैंने दो फोर्स ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, उन दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया, वहां से एक R की वैल्यू आई, और एक ये बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से वैल्यू आई R की। दोनों R की वैल्यू को इक्वल करा तो मैंने वहां से वेलोसिटी निकाल लिया, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर।
जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो वेलोसिटी की वैल्यू मैंने वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दी जो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से आर की वैल्यू आई थी, तो वहां से मुझे एक्चुअल रेडियस की वैल्यू मिल गई। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में हेल्प करेंगी कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाय n के और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाय z के। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है 1 2 3 4 जैसे जैसे वैसे वैसे रेडियस बढ़ता है, तभी तो ऑर्बिट बड़ी बड़ी हो रही है ना। क्लियर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 1, z और n की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरे पास जो r की वैल्यू आती है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ बाकी सबकी वैल्यूज तो पता है हमें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, Z और N रह गया था, Z और बाकी सब कांस्टेंट हैं। Z E और N की वैल्यू 1 करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो रेडियस आया दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। दिस रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। इस इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ रेडियस को क्या बोलते हैं? बोहर्स रेडियस बोलते हैं। अब हमने वेलोसिटी और r निकाल लिया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो मूव कर रहा है वेलोसिटी से। हाफ mv स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, kz स्क्वायर बाय 2r। काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, k q1 q2 बाय r होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इसमें q1 और q2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, q1 और q2 की। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो क्या करूंगा, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दूंगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब मैं ऐड करूंगा तो ऐड करके मेरे पास टोटल एनर्जी क्या आई, टोटल एनर्जी मेरे पास आई माइनस kz स्क्वायर बाय 2r। ये आई इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। और यहाँ मैं r की वैल्यू पुट करूंगा, ये जो इक्वेशन 3 में मेरी r की वैल्यू आई थी, तो टोटल एनर्जी की कुछ फॉर्म आ गई। टोटल एनर्जी को En से डिनोट करते हैं क्योंकि nth ऑर्बिट निकाल रहा हूँ। अभी मैंने 1 2 3 4 कोई वैल्यू नहीं निकाली, तो En की जो वैल्यू आई दैट इज दिस ऑल कांस्टेंट z स्क्वायर है और नीचे n स्क्वायर है, ठीक है। सो द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वर्क इज डन टू पुल इट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से। बाइंड मतलब नेगेटिव वैल्यू इसलिए आई एनर्जी की कि उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाइंड है, एटम से दूर नहीं है वो न्यूक्लियस से। क्लियर। तो जो इस हाइड्रोजन एटम में, बोहर हाइड्रोजन एटम में और भी बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, बट अभी आपको जो फॉर्मूलाज याद रखने हैं दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका रेडियस, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो nth ऑर्बिट में मूव कर रही है। अब आपको किसी ऑर्बिट में पूछें सेकंड ऑर्बिट में तो n की वैल्यू 2 डाल देनी है, तो यहाँ रेडियस भी आ जाएगा, वेलोसिटी तो उसकी, और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखो तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज निकल के आती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, एक रिलेशन कि काइनेटिक एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर। सो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस r है, जिसकी वेलोसिटी v है। हमने उस r की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ nth ऑर्बिट। n ऑर्बिट्स में 1 2 3 4 5 हम अपने हिसाब से जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे डाल सकते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाली। और वहां से हमने देखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो बोहर्स हाइड्रोजन एटम है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Thank you.